स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं कवर करूंगी ये 3 टॉपिक। सबसे पहले हाउ टू पास एन ओपनिंग एंट्री। इसके अंदर आ जाते हैं 3 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस और वो तीनों वैरायटीज़ आज कवर कर दूंगी। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज करेंगे डिस्काउंट की। लास्ट वीडियो में हमने इसकी थियोरी प्रैक्टिकल भी समझा था और जो कुछ मुश्किल वाली एंट्रीज जो रह गई थी वो आज कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद हाउ टू पास एंट्री इन विच बैंक इज़ इन्वॉल्व। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स वाली एंट्रीज को कैसे पास करना है, कौन सी चीज़ को अपने ध्यान में रखना है, वो कवर होगा। एक बार वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं दैट दिस चैनल कॉमर्स गाइड A to Z इज़ अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग सेल्फ स्टडी एट होम। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं बिल्कुल सिंपल और बेसिक तक जाके बच्चों को समझाऊं और उनका किस तरीके से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो वो चीज़ों को भी अपने माइंड में रखती हूँ। जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है बाय DK गोयल और मैं उसी ऑर्डर में चलती हूँ। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इस बुक में कवर करती हूँ और कोशिश ये रहती है कि कोई भी जो पॉइंट है वो स्किप ना हो। तो सिंपली आप मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हो और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिवर्ट करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट इज ओपनिंग एंट्री। अब ओपनिंग एंट्री क्या होती है? बेसिकली ओपनिंग एंट्री में 2 तरीके की कैटेगरीज आ जाती है। सबसे पहले आएगी ये वाली जो सिंपलेस्ट वन है। उसमें क्या होता है कि जब भी जो बिज़नेस का ओनर है उसने जब बिज़नेस शुरू किया तो बिज़नेस को शुरू करते वक्त वो कितना पैसा लेके आया या पैसे के साथ साथ और कौन सी चीज़ें लेके आया, तो उस चीज़ को जब हमने रिकॉर्ड करना है उसको हम बोलेंगे ओपनिंग एंट्री। For example, Mr. A started business with cash of rupees 80,000, goods of rupees 40,000 and furniture of rupees 20,000। तो ये सारा सामान मिस्टर ए बिजनेस में लेकर आया। अब बिजनेस ने कैसे इसको रिकॉर्ड करना है? सबसे पहले कि वो कितने का कैश लेकर आया। कैश क्या होता है? एसेट, और एसेट के लिए रूल लगता है रियल अकाउंट का, और हम हमेशा रियल अकाउंट के अंदर डेबिट व्हाट कम्स इन करते हैं। तो कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे, गुड्स आ रहा है तो गुड्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं परचेजेस, और परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। और फर्नीचर लेके आया है ओनर और इसी तरह हम फर्नीचर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। तो सिंपली सबको डेबिट करने के बाद हमने, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि डबल एंट्री जो कहती है, डबल एंट्री सिस्टम, वो ये बोलती है कि जितने का डेबिट दिया उतने का क्रेडिट दिया। अब ये सारी चीज़ें तो बिजनेस में आई, हमने इन तीनों को डेबिट दे देना है, लेकिन अब हमने क्रेडिट भी देना है। और क्रेडिट क्यों देना है, किसको देना है? वो ये कहता है दैट जो बिजनेस होता है, हम यहाँ पे जो एक फॉलो करते हैं कंसेप्ट, दैट इज़ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मतलब जो भी पैसा बाहर से आया बिजनेस में, चाहे वो ओनर लेकर आया है, वो बिजनेस के लिए एक देनदारी बन गई है। ठीक है, क्योंकि वो सारा सामान ओनर लेकर आया है और बिजनेस के लिए वो देनदारी बन गई है, बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी बन गई है, हम इसको करेंगे क्रेडिट। और ओनर के नाम को हम नहीं कभी रिकॉर्ड करते, उसकी जो लेखा जोखा है उसको हम डिनोट करते हैं वर्ड कैपिटल से। तो यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे कैपिटल को। तो सिंपली एंट्री पास कर लेते हैं। सो दिस विल बी दी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट डाल के टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन आ जाएगी बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। सो दिस इज द सिंपलेस्ट ओपनिंग एंट्री। अब हम समझेंगे सेकंड केस। सेकंड केस पहले केस से इस तरीके से अलग है, क्योंकि पहले केस में क्या हुआ था, बिजनेस शुरू हुआ था और ओपनिंग एंट्री पास की। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सेकंड केस में बिजनेस शुरू नहीं हुआ है, लेकिन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो गया है। तो जब अगला अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो गया, हमने पिछले अकाउंटिंग पीरियड की जो फिगर्स होती हैं या बैलेंसेस होते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के, वो उठाकर शुरू करना होता है अगले साल में, और हमने एक ओपनिंग एंट्री पास करनी होती है उन सब बैलेंसेस की। जैसे कि एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए ऑन 1 अप्रैल 2020। कैश इतना है, बैंक, तो ये सारे एसेट्स हैं और ये सब है लाइबिलिटीज़, और ये पिछले बैलेंसेस जो थे वो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं और हमने इसकी ओपनिंग एंट्री पास करनी है। तो जैसे कि ये सब एसेट्स हैं, एसेट्स को हम देते हैं डेबिट, जैसे कि हमने लास्ट वाली एंट्री में भी किया था, और लाइबिलिटीज़ को हम देते हैं क्रेडिट। यहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल और क्रेडिटर्स दिया हुआ है। हमने ऐसी एंट्री को रिकॉर्ड करने से पहले टोटल करना होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, और ये देखना होता है कि क्या दोनों का टोटल सेम आ रहा है। जैसे कि अगर मैं इन सब का अगर टोटल करूँ, कैश, बैंक और स्टॉक का, इन सब का टोटल आएगा ₹1,89,000, और इसका टोटल बन रहा है ₹2,20,000।
तो जैसे कि आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस है, डेबिट के टोटल में और क्रेडिट के टोटल में डिफरेंस है। तो हमने दोनों को सेम करना है और डिफरेंस को हमने देखना है कि कहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे डेबिट साइड छोटी आ रही है, क्रेडिट साइड बड़ी है, तो इसका मतलब डेबिट साइड में हमें कुछ और अमाउंट से डेबिट देना होगा ताकि वो 2,20,000 के इक्वल हो सके, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो है 31,000 का। तो अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस कम आ रहा है और हमें डेबिट देना पड़ रहा है, वहाँ पे हम डेबिट दे देंगे गुडविल अकाउंट को। ठीक है, तो पहले हम एक बार एंट्री पास करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 80,000, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, स्टॉक को बोलेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट 54,000, डेटर्स 47,000, मशीनरी 60,000। यहाँ पे मैं एक कॉलम छोड़ रही हूँ क्योंकि हमें किसी और चीज़ को भी डेबिट देना होगा। 2 क्रेडिटर्स 20,000 एंड कैपिटल अकाउंट 2 लाख। और जितने का डिफरेंस हमारा डेबिट साइड कम हो रहा है मतलब वो है 31,000। इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है जो टोटल में से माइनस करके, मतलब बड़े वाले टोटल से छोटे वाले टोटल को माइनस करके जो फिगर निकाली जाती है उसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हमने बैलेंस करने के लिए अपने अकाउंट्स को ये सब किया। तो ये आ जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट। तो ये चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि हमने गुडविल को डेबिट देना है। हमने टोटल करके हमेशा देख लेना है कि बैलेंसेस सेम आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहे तो वो कौन सी साइड नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट साइड नहीं आ रहे थे तो हमने यहाँ पे गुडविल अकाउंट को डेबिट दे दिया। और जो गुडविल होती है दिस इज़ आवर एसेट ओनली, एसेट होता है लेकिन ये इनटेंजिबल एसेट होता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ का टोटल बड़ा हो रहा होता और यहाँ का कम हो रहा होता तो यहाँ पे फिर हमें क्रेडिट देना होता। ठीक है, उसके साथ मैच करने के लिए तो हम कर देते टू कैपिटल अकाउंट, जो कि अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में होगा। So the third case is that following balance appeared in the books of Mr. A on 1st April 2019. कैश इतना है, बैंक, स्टॉक, और जब हम एसेट साइड का टोटल करते हैं वो हमने रफ में करना है तो वो बनता है 87,600। और एसेट्स को हमने सबको देना होता है डेबिट और लाइबिलिटीज़ में हमने सबको देना होता है क्रेडिट। और इस साइड का टोटल बन रहा है 32,500, जो कि बहुत कम है। तो इसका मतलब हमें इन दोनों को मैच करने के लिए क्रेडिट साइड में एक और चीज़ को क्रेडिट देना पड़ेगा और ओपनिंग एंट्री में हम हमेशा कैपिटल को ही क्रेडिट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम डिफरेंस निकालेंगे वो आएगा 65,100। तो यहाँ पे लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट और BF का मतलब है बैलेंसिंग फिगर। ये इसलिए लिखते हैं ताकि हमने अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए ये फिगर कैलकुलेट की है और सिंपली नरेशन पास कर देंगे। ओपनिंग एंट्रीज़ के ये 3 केसेस जो हैं वो नॉर्मली क्वेश्चंस में आते हैं। हमने तीनों वैरायटीज़ जो है वो कवर कर ली है। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि था डिस्काउंट के कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़। सो ये जो कुछ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ हैं मैंने इलस्ट्रेशंस में से ही ली हैं, ये हम समझ लेते हैं और इसके साथ ही हमारा सारा जो डिस्काउंट वाला टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। सबसे पहली एंट्री है सोल्ड गुड्स टू नंदलाल, लिस्ट प्राइस ₹20,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑन 2 जून। तो 2 जून को हमने गुड्स बेचे हैं और यहाँ पे कैश पे हुआ या नहीं हुआ उसकी कोई बात नहीं हो रही है और नंदलाल का यहाँ पे नाम है। इट मीन्स ये क्रेडिट सेल्स की एंट्री होगी यहाँ पर। ठीक है, और जो अमाउंट होगी वो ट्रेड डिस्काउंट आपको पता होना चाहिए कि हम हमेशा डिडक्ट कर कर ही लिखते हैं। तो 20,000 का 10% होता है 2,000। तो इसका मतलब मुझे 18,000 रुपीज़ में मैंने वो गुड्स जो हैं वो बेचे हैं। तो हम सिंपली एंट्री करेंगे नंदलाल अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, टू सेल्स, सेल्स को हमने इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि ये इनकम्स हैं। ठीक है, और 18,000 दोनों साइड आ गया। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज नंदलाल रिटर्न्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000।
हमने सेल्स रिटर्न और परचेजेस रिटर्न की एंट्रीज बहुत पहले कर ली थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि जो गुड्स रिटर्न हुए हैं वो लिस्ट प्राइस उसका 4000 रुपीज़ था, ठीक है। तो 4000 रुपीज़ लिस्ट प्राइस था, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें से डिस्काउंट 10% भी माइनस हुआ होगा। तो हमने यहाँ पे जो अमाउंट रिकॉर्ड करनी है वो 4000 के ऊपर 10% डिडक्ट करके रिकॉर्ड करनी है, जो कि आएगी 4000 में से 400 रुपीज़ माइनस करके 3600 रुपीज़। और जो एंट्री होगी वो होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू नंदलाल ₹3600 and 3600. Now third entry is Nandlal paid ₹14,150 and his account is settled. उसने हमें इतने रुपए दे दिए और हमने उसके अकाउंट्स को सेटल कर दिया, मतलब अब कुछ भी बैलेंस नहीं रह गया है। सबसे पहले जो समझने वाली बात है यहाँ पर वो ये है कि हमने यहाँ पे लिस्ट प्राइस को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया और ट्रेड डिस्काउंट को भी कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। जो अमाउंट नेट बची उसको ध्यान में रख के हमने चलना है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि उसने मुझे कितने पैसे देने थे। 18,000 के गुड्स मैंने उसको बेचे थे और उसके बाद उसने 3600 रुपीज़ के गुड्स मुझे रिटर्न कर दिए। इसका मतलब जो बाकी का बैलेंस बचा, जो कि बचता है माइनस करने के बाद 14,400 रुपीज़। तो 14,400 रुपीज़ मुझे नंदलाल ने देने थे, लेकिन उसने कितने दिए 14,150 रुपीज़, मतलब वो कम रुपए दे रहा है, ठीक है। कितने रुपए कम दे रहा है? 250 रुपये कम दे रहा है, ठीक है। तो जो 250 रुपये उसने मुझे कम दिए वो मैं शो करूँगी डिस्काउंट अलाउड के अंदर, क्योंकि वो मेरे लिए एक तरीके का छोटा सा लॉस हो गया। और मैं उसको जब भी डिस्काउंट दूंगी, जब भी बीइंग अ सेलर मैं किसी को डिस्काउंट दूंगी तो मेरा उतने अमाउंट से वो लॉस ही होता है, ठीक है। और उसको हम डिस्काउंट अलाउड एज ए एक्सपेंस या एज ए लॉस के अंडर नॉमिनल रूल के अंदर ही लेते हैं और उसको डेबिट करते हैं। तो अब हम एंट्री को पास करते हैं। तो सबसे पहले तो जितने का कैश नंदलाल ने मुझे दिया, सिंपली डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा ₹14,150 से, क्योंकि इतने पैसे वो दे रहा है। और मुझे उससे कितने पैसे लेने थे नंदलाल से, दोनों का डिफरेंस 18,000 और 3600 का, वो जो कि होता है 14,400। ये मैं यहाँ पे इसलिए भी लिख रही हूँ क्योंकि हमने उसके अकाउंट को अब सेटल कर दिया है। और जब मतलब बैलेंसिंग फिगर आ गई या फिर जो बैलेंस अमाउंट जो हमने डेबिट की साइड आएगी वो आएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ₹250। तो ये जो 250 है वो इन दोनों का डिफरेंस आया है और हम इसको बंद कर देंगे नरेशन पास करने के बाद, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ एंट्री की तरफ। अब जो ये एंट्री है, फोर्थ एंट्री है, ये सोल्ड गुड्स टू अनुराधा। अनुराधा को मैंने 6 जुलाई को 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे, ठीक है, और 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचे। तो इसका मतलब 1 लाख के ना होके वो हो जाएंगे 90,000 के, क्योंकि 1 लाख का 10% होता है 10,000। तो वो माइनस करने के बाद आ जाएगा 90,000। तो 90,000 के गुड्स मैंने मतलब शो करनी है अमाउंट, ठीक है, मैंने अनुराधा को बेचे। उसके बाद 5% कैश डिस्काउंट तब दिया जाएगा जब हमें 15 दिन के अंदर पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अभी पेमेंट नहीं आई है, 15 दिन वो बाद की बात होगी। अभी 6 जुलाई को हमने एंट्री पास करनी है पहले। तो 6 जुलाई को वो जो एंट्री होगी वो होगी क्रेडिट सेल्स की। तो सिंपली यहाँ पे एंट्री हो जाएगी अनुराधा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 90,000 रुपीज़। अब ये एंट्री पास हो गई है, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट समझने वाला है वो ये था यहाँ पर कि 5% कैश डिस्काउंट पेमेंट के टाइम पर मिलेगा और वो तभी मिलेगा अगर पेमेंट 15 दिन के अंदर हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 5th पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि 80% पेमेंट इज़ रिसीव्ड ऑन 18th जुलाई बाय कैश। मतलब 18 जुलाई को 80% पेमेंट जो है वो कैश में रिसीव हो गई, ठीक है। हमें अब 80% निकालना होगा 90,000 का। तो सिंपली 90,000 का 80% कितना होगा? 72,000। इसका मतलब 72,000 रुपीज़ की पेमेंट उसने कैश में कर दी। अब हमें इसके ऊपर डिस्काउंट देना है 5%, ठीक है। तो 72,000 का अब निकालेंगे 5%, विच इज़ ₹3600।
तो इसका मतलब 3600 रुपीज़ का उसको कैश डिस्काउंट मिल गया। हमने डिस्काउंट अलाउड करना है यहाँ पे उसको, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। 72,000 रुपीज़ का कैश माइनस करके आएगा, क्योंकि इतने का डिस्काउंट मिल गया। तो 72,000 रुपीज़ में से जब हम इतने रुपीज़ माइनस कर देंगे डिस्काउंट के, तो जो बैलेंस होगा वो आएगा कैश अकाउंट डेबिट में, विच इज़ 68,400। ठीक है, अब हम समझते हैं इसकी एंट्री कैसे लिखेंगे। 18 जुलाई को जो एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिटेड, जितना अमाउंट आया डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद वो था 68,400। डिस्काउंट अलाउड विच इज़ हमने कैलकुलेट किया था 3600 टू अनुराधा ने पैसे दिए हैं क्योंकि, और यहाँ पे आएगा 72,000 रुपीज़, क्योंकि सिर्फ 80% को ही अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। जो बाकी का 20% रह गया, जैसे कि क्वेश्चन में जब वो दिया होगा हम उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं लास्ट वाली एंट्री। बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर ₹2 लाख at 5% cash discount and 10% credit discount, half amount paid at the time of purchases। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रेड डिस्काउंट को डील करेंगे। हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना होता है, उसके बाद कैश डिस्काउंट को देखते हैं हम। ठीक है, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 2 लाख रुपीज़ का 10% कितना होगा 20,000। तो 2 लाख में से 20,000 गए तो 1,80,000, मतलब 1,80,000 के हमने गुड्स खरीदे हैं त्रिशा से। अभी तक ये नहीं हमें पता कि वो कैश पे ख़रीदे हैं या क्रेडिट पे ख़रीदे हैं। 1,80,000 के गुड्स खरीदे हैं, तो सिंपली सबसे पहले हम कर देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 1,80,000 रुपीज़। उसके बाद 5% कैश डिस्काउंट जो है वो हमने जब पेमेंट की उस टाइम देना होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेजेस। 1,80,000 का आधा कितना होगा 90,000। ठीक है, तो 90,000 के ऊपर 90,000 की पेमेंट उसके टाइम पे हो गई, उसी टाइम पे कर दी, तो 90,000 के ऊपर मतलब 5% डिस्काउंट मिलेगा। बाकी के जो 90,000 रह गए उसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कैश की एंट्री भी हो गई, क्रेडिट की एंट्री भी हो गई, डिस्काउंट की एंट्री भी हो गई। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट हाफ अमाउंट पे लगेगा और बाकी की हाफ अमाउंट 90,000 वो एज इट इज़ ही रहेगी। अब हम देखते हैं इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। सबसे पहले कि जैसे कि मैंने आपको कहा था परचेजेस अकाउंट को हम दे देंगे डेबिट, तो 2 लाख में से 20,000 माइनस करके हम लिखेंगे 1,80,000, क्योंकि इतने के गुड्स हमने परचेज कर लिए हैं। अब जितने की हमने पेमेंट कर दी, अब पेमेंट हमने हाफ की मतलब 1,80,000 का हाफ होगा 90,000। अब 90,000 के ऊपर हमें 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो 0 के साथ 0 कट जाएगी, 0 4,500। इसका मतलब 4,500 रुपीज़ का जो है वो डिस्काउंट हमें मिला है। ठीक है, और जो कैश मैंने उसको देना था हाफ अमाउंट जो देनी होगी 90,000, तो 90,000 में से 4,500 माइनस करके जो अमाउंट आएगी उतने का ही मैंने कैश पे किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट इतना, टू कैश कितने का कैश गया है 85,500 का, और टू डिस्काउंट यहाँ पे हमें डिस्काउंट रिसीव होगा। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है, वो आएगा 4,500 रुपीज़। और बाकी के जो 90,000 रह गए हैं वो हम यहाँ पे नाम क्या था इसका, त्रिशा के नाम से ही रहने देंगे, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, और यहाँ पे आधी ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट की है। जो आधी ट्रांजैक्शन क्रेडिट की रह गई उसके केस में हम अब नाम रिकॉर्ड कर रहे हैं 90,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से इसका टोटल इससे मैच करना चाहिए। साथ ही इसकी नरेशन पास कर देंगे। नरेशन आपने हर एंट्री की पास करनी है। सो इसके साथ ही हमारा कॉम्प्लेक्स एंट्रीज जो रह गई थी डिस्काउंट की वो कवर हो जाती हैं। और अब हम करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की एंट्री। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की एंट्री है वो बहुत ही इजी है। बस जो हम नॉर्मल कैश पे करते हैं वो कंपनी के कैश बॉक्स से पे कर रहे होते हैं,
और जो बैंक से पेमेंट हो रही होती है वो बैंक अकाउंट में जो कैश पड़ा होता है वहाँ से पेमेंट हो रही होती है, जो कि करंट अकाउंट होता है नॉर्मली बिजनेस के केस में। तो सिंपली यहाँ पे जो रूल लगेगा वो रियल अकाउंट का लगेगा। जैसे हम कैश की एंट्रीज करते हैं वैसे ही बैंक की एंट्रीज करेंगे, बस जो डिनोट करना है वर्ड वो बैंक से डिनोट करेंगे और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो अभी समझा दूंगी आपको। पहली एंट्री है व्हेन कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब हमने कैश जमा करवा दिया बैंक में तो हमारे से कैश गया तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, और बैंक में गया, बैंक का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि रियल अकाउंट के अंडर आएगा ये, ठीक है। उसके बाद है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। जब हमने बैंक से पैसा निकलवा लिया तो कैश आया हमारे हाथ में, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और बैंक से पैसा गया तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो बैंक से पैसा निकल गया, ठीक। नाउ थर्ड इज when check draft etc received from the customers are deposited into the bank on the same day। अगर हमारे कस्टमर ने हमें चेक से या ड्राफ्ट से पेमेंट किया और हमने सेम डे जो चेक है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, जो भी उसका नाम होगा, ठीक है। बैंक अकाउंट को इसलिए डेबिट किया क्योंकि उसने चेक से पेमेंट की है, हमें हमारे पास चेक रिसीव हुआ है और वो चेक मैंने साथ के साथ ही बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने जो चेक है वो बैंक में सेम डे नहीं डिपॉजिट कराया, मतलब मेरे पास चेक पड़ा हुआ है, मेरे कस्टमर ने मुझे पेमेंट किया है, चेक मेरे पास ही पड़ा हुआ, लेकिन अभी वो चेक मेरे ड्रॉर में ही पड़ा हुआ है या बिज़नेस में ही पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी हमने बैंक में नहीं जमा करवाया, तब एंट्री हो जाएगी चेक्स इन हैंड, ठीक है, क्योंकि चेक रिसीव हो गया है टू कस्टमर्स अकाउंट। यहाँ पे कस्टमर अकाउंट को टू इसलिए किया है क्योंकि क्रेडिट द गिवर, और दूसरी बात इसलिए भी हमने क्योंकि उसके अकाउंट को तो सेटल करना है ना, जितना अमाउंट उससे आना चाहिए था उसने चेक की फॉर्म में मुझे दे दी है आज की डेट में, तो हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देना है क्योंकि अब हमें उससे कुछ और अमाउंट नहीं आनी है, और जो चेक है वो भी मेरे पास ही है, इसलिए चेक्स इन हैंड। और जब मैं चेक को बैंक में जमा करा दूंगी तब हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। मान लीजिए 10,000 का चेक आना था, ठीक है, तो सॉरी 10,000 की पेमेंट आनी थी तो उसने चेक से पेमेंट कर दी, तो ये एंट्री हो जाएगी। मान लीजिए 10,000 रुपीज़ की अमाउंट ड्यू थी, कस्टमर ने हमें पे करनी थी और उसने चेक दे दिया लेकिन अभी हमने डिपॉजिट नहीं करवाया, ठीक है, तो सिंपली एंट्री हम कर देंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स, जो भी उसका नेम है, 10,000। उसके बाद जिस दिन मैंने उसको डिपॉजिट कराया, से आफ्टर 1 वीक या आफ्टर नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो अगले महीने अगर डिपॉजिट कराया है तो उस टाइम हम लिख देंगे उस दिन की डेट डाल के बैंक अकाउंट डेबिट, जिस दिन बैंक में चेक लगाया, टू चेक्स इन हैंड। अब यहाँ पे चेक्स इन हैंड को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि पहले हमने डेबिट किया था, तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो अगर मैं ये दोनों अमाउंट को कट कर दे 10,000 को, तो जो नेट इफेक्ट रह जाएगा वो यही रह जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। बेसिकली ये चेक्स इन हैंड डिले शो कर रहा है कि पेमेंट थोड़ी देर बाद बैंक में गई है, जब तक वो हमारे हाथ में थी कैश की फॉर्म में नहीं थी, चेक्स की फॉर्म में थी, तो हमने चेक्स इन हैंड को डेबिट दे दिया। जब भी वो बैंक में चलेगी चेक्स इन हैंड को इसलिए क्रेडिट दिया क्योंकि ये डेबिट को ख़त्म करना था, तो डेबिट क्रेडिट ख़त्म हो गई, जो नेट इफेक्ट रह गया वो यही रह गया, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आना था आ गया, टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इज जब हमारा कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा जमा करा देता है तो भी वही एंट्री होगी जो यहाँ हुई थी, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे गए, डेबिट व्हाट कम्स इन टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट द गिवर। ये जो एंट्री है डिसऑनर की एंट्री है, अभी हमने ये डिसऑनर की एंट्रीज नहीं करनी। नेक्स्ट एंट्री है व्हेन चेक इज़ रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। हमें कस्टमर ने चेक से पेमेंट की और हमने उसको डिस्काउंट दिया और चेक को हमने सेम डे बैंक में भी लगा दिया, तो ये वही कैश की एंट्री की तरह ही हो जाएगा जैसे हम वहाँ पे करते हैं। अगर कैश आया होता तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर अकाउंट, ये उसी तरीके से इसको करेंगे, बस बैंक लिख देंगे, हमें डिपॉजिट कर दिया है। ये अगेन डिसऑनर की एंट्री, ये भी अभी हम नहीं करेंगे। उसके बाद व्हेन पेमेंट इज़ मेड, ये सिंपल है बहुत, जब हमने पेमेंट की है चेक देकर किसी को, तो यहाँ पे हमने ये नहीं देखना उसने कब चेक लगाया, हम सिंपली ये लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, जिसको भी पेमेंट गई है उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, और टू बैंक अकाउंट। डेबिट इसलिए क्या है क्योंकि डेबिट द रिसीवर, मान लीजिए शाम को हमने पेमेंट की है चेक देके, तो यहाँ पे आ जाएगा शाम अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसी एक्सपेंसेस पे किए हैं चेक देकर,
ठीक है। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसे कैश करते हैं वैसे ही बैंक की तरह उसको ले लिया हमने। उसके बाद व्हेन कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज़, अगर बैंक से पैसा निकलवाया है प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बैंक, मतलब बैंक ने कोई इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है, ठीक है, कोई किसी तरीके का एक्सपेंस है इंटरेस्ट और उसने चार्ज किया है, ठीक है, हमारे बिहाफ पे, तो एंट्री क्या होगी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हम इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और टू बैंक अकाउंट क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक से पेमेंट हुई है तो इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट किया। इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने कोई इंटरेस्ट दिया है हमें जो कि नॉर्मली हमारे बैलेंसेस के ऊपर हमें मिलता है, तो तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है यहाँ पे, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बैंक चार्जेस सम अमाउंट ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक, तो बैंक कुछ चार्जेस कट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि लॉकर सर्विस हो सकती है, ठीक है, और इंटरनेट बैंकिंग हो सकती है, एसएमएस बैंकिंग हो सकती है, किसी तरीके की भी सर्विसेज हो सकती है। तो जब वो चार्जेस जब उसने मतलब लगाए, तब हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे उसने पैसे काटे हैं, टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो गया, और यहाँ से पैसे कट गए बैंक अकाउंट से, बैंक में से पैसे गए तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। फटाफट से समझ लेते हैं ये वाली इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, तो सबसे पहले है इसमें पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ अकाउंट, करंट अकाउंट खोला है तो हमने बैंक में कुछ पैसे डाले हैं, तो सिंपली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बिजनेस से कैश गया है और दूसरी ओर बैंक में गया है डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोनों जगह रियल अकाउंट का रूल। गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, हमने गुड्स परचेज किए हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू कैश की जगह हो जाएगा, चेक से पेमेंट हुई है तो टू बैंक, ठीक है। नेक्स्ट इज कैश सेल्स 40,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, तो कैश सेल्स हुई हैं, ठीक है, कितने की हुई हैं 40,000 की, मतलब मुझे कैश आया होगा, ठीक है, और उसमें से 30,000 रुपये मैंने बैंक में सेम डे जमा करवा दिया है। तो सबसे पहले कितने का कैश फिर इन हैंड आया, 10,000 का कैश इन हैंड आया और 30,000 बैंक में चला गया, तो दोनों को हम डेबिट कर देंगे। ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 एंड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 40,000। नेक्स्ट इज विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज़, सिंपल है, ड्राइंग्स हुई हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश ₹5,000। नेक्स्ट इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकलवाए हैं, तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, अभी हम कर चुके हैं। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकलवाया है, तो सिंपली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश मेरे पास आ गया है, टू बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा गया है। प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बाय एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट, हमने करंट अकाउंट मतलब नॉर्मली जो हमारा बैंक में अकाउंट होता है बिजनेसमैन का, वो करंट अकाउंट ही होता है। जब भी हम टू बैंक या बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं, वो हम करंट अकाउंट को ही कर रहे हैं, तो इसको अभी आप इग्नोर करो। तो सिंपली क्या है, हमने अपने बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ था, ठीक है, वो फिक्स्ड एफडी में डाल दिया है, तो एंट्री क्या होगी एफडी अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि एफडी में पैसे चले गए हैं, ठीक है, और एफडी भी एसटी होती है, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और ये जो जितने भी बैंक हैं ये सारे करंट अकाउंट ही होते हैं, बस फ़र्क ये है कि अब इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही आज वाली हमारी वीडियो भी यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो चलिए चलती हूँ, दोबारा आऊँगी कुछ न्यू एंट्रीज लेके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।